India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईवे खोलने का दिया निर्देश। नागा कुकी समूहों से मिलकर समाधान तलाशने को कहा हाईवे बंद होने से जरूरी आपूर्ति प्रभावित हुई, पक्षों से जवाब नहीं, ठोस प्रस्ताव मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी बड़ी राहत। अमरावती लैंड पूलिंग मामले में चुनौती खारिज की। हाईकोर्ट ने 2021 की आपराधिक कार्रवाई रद्द की। कोर्ट के नीतिगत फैसलों को अपराध मानने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने नैलसा छात्रों पर बीसीआई कार्रवाई खारिज की। सीजेआई सूर्यकांत ने शांतिपूर्ण विरोध को अधिकार बताया। बार काउंसिल के हस्तक्षेप पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत। सावरकर टिप्पणी मामले में आपराधिक शिकायत खारिज। राहुल गांधी का समन भी रद्द। राहुल ने सावरकर को ब्रिटिशों का सहयोगी बताया था। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में नागा और कुकी जो समुदायों के बीच जारी टकराव के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्गों को फिर से खोलने की दिशा में मिलकर काम करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि लगातार जारी नाकेबंदी से आम लोगों को परेशानी हो रही है और जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित हो रही है। अदालत ने दोनों पक्षों से तत्काल विवाद से आगे बढ़कर सभी बंद रास्तों को खोलने के लिए कोई व्यवहारिक व्यवस्था तैयार करने को कहा। पीठ ने कहा कि राजमार्गों को बंद करने से किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और इससे हर व्यक्ति को परेशानी हो रही है। अदालत ने ये भी सुझाव दिया कि किसी स्वतंत्र एजेंसी, सेवा स्तरीय समझौते या किसी अन्य मंच की मदद ली जा सकती है। पीठ ने कहा कि आप दोनों जमीन पर सक्रिय रूप से काम करें ताकि सभी राजमार्ग खुले रहे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल एक राजमार्ग खोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जबकि दूसरे रास्ते बंद रहेंगे। जस्टिस बागची ने कहा कि ये समाधान टुकड़ों में नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि राजमार्ग आम लोगों की जीवन रेखा है। सुप्रीम कोर्ट कुकी विमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगी नाकेबंदी हटाने और कुकी बहुल इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई थी। NH2 इम्फाल को नागालैंड के दीमापुर से जोड़ता है और मणिपुर के प्रमुख आपूर्ति मार्गों में शामिल है। इसके अलावा NH33 इम्फाल को जिरीबाग और आगे असम से जोड़ता है। दोनों राजमार्ग इस भू आबद्ध राज्य में सामान पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजमार्गों पर मौजूदा विवाद इस साल मई से शुरू हुए नए नागा कुकी टकराव से जुड़ा है। दोनों समुदायों ने एक दूसरे से जुड़े सशस्त्र समूहों पर अपने लोगों के अपहरण का आरोप लगाया है। रिपोर्टों के मुताबिक 13 मई को गांगपकोपी और सेनापति जिलों में कई नागरिकों का अपहरण किया गया था। इनमें से कई लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया था, लेकिन 6 नागा पुरुष लापता रहे। वहीं 14 कुकी नागरिकों को भी नागा समूहों ने बंधक बनाया था, जिन्हें जून में रिहा कर दिया गया था। 10 जून को 6 लापता नागा पुरुषों के शव बरामद होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। करीब 1 महीने से लापता लोगों के शव मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी। नागा संगठनों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कुकी विमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। संगठन ने आरोप लगाया कि गांगपोकी जिले की कुकी जो बहुल इलाकों में आर्थिक नाकेबंदी की गई है, जिससे भोजन, दवाइयों और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। संगठन ने दावा किया है कि नाकेबंदी 17 मई से जारी है और इसके लिए यूनाइटेड नागा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया।
नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी का असर सामान की आवाजाही पर भी पड़ा है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों ट्रक रास्तों में फंसे हुए हैं और कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक राजमार्ग को खोलकर दूसरे रास्तों को बंद रखना समाधान नहीं हो सकता। अदालत ने ये भी चिंता जताई है कि जबरन नाकेबंदी हटाने की कोशिश से दोबारा हिंसा भड़क सकती है। पीठ ने कहा कि उसका उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर शुरू करना नहीं है। अदालत चाहती है कि सभी पक्ष ऐसा ठोस समाधान पेश करें जिससे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से खोले जा सके और उन पर सामान आवाजाही बहाल हो सके। कुकी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि कुकी उग्रवादियों ने अपनी नाकेबंदी हटा ली है, लेकिन नागा उग्रवादियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। वहीं इंटरनेशनल मैतेई ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता समुदाय ही मणिपुर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे को दोनों समुदायों को एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने पक्षकारों को ठोस समाधान के साथ आने के लिए कहा है। पीठ ने मामले में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण देने को कहा जो अभी बंद है। साथ ही उन्हें व्यय प्रस्ताव देने को कहा गया है। इन राजमार्गों को किस तरह दोबारा खोला जाए और चालू किया जाए। कुकी संगठन को भी व्यापक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मामले में पक्षकार बनाने की बात कही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह पक्षों से सिर्फ एक और जवाबी हलफनामा नहीं चाहती। पीठ ने कहा कि हमें जवाबी हलफनामा नहीं, प्रस्ताव चाहिए। अदालत ने ये भी कहा है कि पक्ष स्वतंत्र एजेंसी या किसी अन्य मंच की मदद लेने पर विचार करे ताकि विवाद का समाधान हो और राजमार्गों पर आवाजाही बहाल की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिसमें मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मंत्री पोंगुरू नारायण के खिलाफ अमरावती लैंड पुलिंग योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़ा 2021 का आपराधिक मामला रद्द कर दिया था। मामला अमरावती को आंध्र प्रदेश के प्रस्तावित राजधानी विकसित करने के लिए किसानों से जमीन लेने की योजना से जुड़ा था। तत्कालीन मंगलगिरी विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी ने आरोप लगाया था कि योजना में बदलाव कर कुछ निजी और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जिससे गरीब और छोटे भूस्वामियों को नुकसान हुआ है। उनकी शिकायत पर 12 मार्च 2021 को नायडू और नारायण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना था कि आरोप मुख्य रूप से सरकारी नीतिगत फैसलों और कार्यकारी कार्रवाइयों पर आधारित है। ऐसे नीतिगत फैसलों को आपराधिक साजिश मानना कानूनी रूप से उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने FIR और आपराधिक कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं मानते हुए उसे रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस V मोहना की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए चुनौती खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने नायडू और नारायण के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का आदेश बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला किसी अन्य स्वतंत्र मामले के गुण दोष पर प्रभाव नहीं डालेगा। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडियन लीगल रिसर्चर सत्यम शुक्ला और सत्यम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, इस पूरे मामले में अब क्या एक्शन होगा? जिस तरीके से ये अपडेट सामने आए हैं, अब क्या एक्शन हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी जरा विस्तार से बताइए। नमस्कार। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जुड़ी अमरावती लैंड पुलिंग स्कीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अमरावती में फार्मर्स से लैंड लेकर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स डेवलप करने वाली लैंड पुलिंग स्कीम में अलीज्ड इरेगुलरिटी से जुड़ा था। कंप्लेंट के बेसिस पर 12 मार्च 2021 को चंद्रबाबू नायडू और फॉर्मर मिनिस्टर पोंगुरू नारायण के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि एलिगेशंस मेनली गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस और एग्जीक्यूटिव एक्शंस से रिलेटेड है, जिन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानना लीगली अनटेनेबल है। कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर दिया था। इस डिसीजन को पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी, चलिए शुक्रिया सत्यम तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बात करते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की। और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों से जुड़ी आपराधिक शिकायत और समन को रद्द कर दिया है। जस्टिस दिबांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए कानून के तहत जरूरी स्वीकृति यानी सेक्शन मौजूद नहीं थी। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को ब्रिटिशों का सहयोगी बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। इन बयानों के खिलाफ अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दाखिल की थी। आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के बयान समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने की मंशा से दिए गए थे। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 505 के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। शुरुआत में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत का रुख किया। सत्र अदालत ने मामले को फिर से मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। दिसंबर 2024 में लखनऊ की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि सावरकर को ब्रिटिश सेवक और पेंशन पाने वाला बताने वाला बयान से समाज में नफरत और दुर्भावना फैल सकती है। राहुल गांधी ने समन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 4 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। हालांकि उस समय अदालत ने सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने टिप्पणियों को गैर जिम्मेदार न बताते हुए कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी भविष्य में इस तरह की टिप्पणी दोहराते हैं तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। पीठ ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सावरकर की प्रशंसा में लिखे गए पत्र का भी उल्लेख किया था। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कानूनी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाया कि राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में भी ऐसी स्वीकृति दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश और राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया। मामले में अदालत का विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। ने नालसा यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्रवाई पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक छात्र कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं तब तक किसी संस्था को उन्हें रोकने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। मामला नालसार के छात्रों द्वारा चीफ जस्टिस के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के विरोध में चलाए गए अभियान से जुड़ा है। इस अभियान के बाद बीसीआई चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी किए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाते हुए कहा कि निर्देश वापस लेने के बावजूद विवाद पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बार काउंसिल इस मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों का विरोध उनके और छात्रों के बीच संवाद का विषय है, इसमें बार काउंसिल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जस्टिस जयमाल्या बागची ने भी सवाल उठाया कि क्या बीसीआई की बैठक बुलाकर ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। आदेश के बाद जय सूर्यकांत ने नालसा छात्रों को सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने छात्रों को जल्द लाइसेंस लेकर कानूनी सहायता के मामलों में काम करने का अवसर देने की बात कही।
सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कामकाज में संरचनात्मक सुधार की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में खासतौर पर बीसीआई के सदस्यों और चेयरमैन के कार्यकाल को लेकर सुधार की मांग की गई है। याचिका में चेयरमैन और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के कार्यकाल और कार्यकालों की संख्या पर उचित समय सीमा तय करने, अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए तर्कसंगत रोटेशन व्यवस्था लागू करने और संस्थागत वित्तीय और नियामकीय जवाबदेही मजबूत करने की मांग की गई है। याचिका अधिवक्ता एम वर्धन ने दाखिल की है। उनकी ओर से अधिवक्ता संदीप पांडे और राजेश सिंह चौहान पैरवी कर रहे हैं। वर्धन ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 उपधारा 3 के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसके तहत बीसीआई का कोई सदस्य अपने उत्तराधिकारी के लिए निर्वाचित होने तक पद पर बना रह सकता है। याचिका में चेयरमैन और उपाध्यक्ष के पदों के लिए 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में लगातार या अलग अलग समय में अधिकतम 3 कार्यकाल से अधिक चेयरमैन या उपाध्यक्ष के पद पर न रह सके। याचिका में कहा गया है कि इस सीमा को किसी अन्य नाम, अंतरिम व्यवस्था और मनोनयन समिति, पुनर्निर्वाचन या किसी अन्य माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दरकिनार करने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। याचिका के अनुसार ये घटना संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया या नियामकीय शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण पर गंभीर सवाल उठाती है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में पर्याप्त नियंत्रण और जवाबदेही की व्यवस्था होना जरूरी है। याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान चेयरमैन नवंबर 2014 से पद पर है, जबकि पिछले 30 वर्षों में 28 में से 20 राज्यों के प्रतिनिधियों को बीसीआई चेयरमैन बनने का अवसर नहीं मिला है और याचिका के अनुसार ये स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बीसीआई एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर कॉमेडियन समय रैना और 4 अन्य कॉमेडियन विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घई, सोनाली ठाकुर और निशांत जगदीश तंवर के खिलाफ दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। मामला इंडियाज गॉट टैलेंट शो में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने आरोपियों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयासों की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि सकारात्मक दिशा में किए गए वास्तविक प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन कंटेंट को लेकर व्यापक मुद्दे पर सुनवाई जारी रखेगा और दिव्यांग व्यक्तियों से सुझाव लेकर बेहतर निगरानी तथा उचित दिशा निर्देश तय करेगा। मामले में याचिका दाखिल कर दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन और गरिमा की रक्षा के लिए ऑनलाइन सामग्री के नियमन की मांग की थी। नवंबर 2025 में कोर्ट ने रैना और अन्य को दिव्यांग व्यक्तियों के इलाज के लिए धन जुटाने हेतु महीने में कम से कम 2 कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया था। निर्देशों के पालन में कमी पर कोर्ट ने पहले प्रत्येक पर 3 लाख रुपए की लागत लगाई थी। अब अदालत ने पुणे में दिव्यांग लोगों के लिए आयोजित शतरंज प्रतियोगिता और प्रस्तावित 4 अन्य कार्यक्रमों का संज्ञान लिया है। आरोपियों ने ऐसे पीड़ितों को कार्यक्रमों में आमंत्रित करने और आर्थिक सहायता देने की इच्छा जताई। अदालत को बताया गया है कि उनके कार्यक्रमों से अब तक 12.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कोर्ट ने एनजीओ और आरोपियों के बीच हुई रचनात्मक बातचीत को सकारात्मक कदम बताते हुए आपराधिक कार्रवाई समाप्त कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी रोकने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को आक्रामक तरीके से लागू करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि वयस्क कुत्तों की नसबंदी को प्राथमिकता देने से आवारा कुत्तों की आबादी में वृद्धि स्वाभाविक रूप से रुक जाएगी और इसी पूरी समस्या से निपटना आसान होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम अखंड की खंडपीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों की संख्या
बढ़ने से रोकना इस पूरे संकट के समाधान की कुंजी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर एबीसी कार्यक्रम को प्रभावी और व्यापक तरीके से लागू किया जाए तो आवारा कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। एबीसी कार्यक्रम के तहत जिससे कुत्ते की नसबंदी की जाएगी उसके बाद उससे नए पिल्ले पैदा नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि लगातार बढ़ती संख्या में कुत्तों को पकड़ने के बजाय प्रशासन को वयस्क कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी पर ध्यान देना चाहिए। जस्टिस गुगे ने कहा कि अगर बाद में पिल्लों का जन्म ही नहीं होगा तो समस्या को शुरुआत में ही रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आबादी की वृद्धि रोकने के बाद बाकी समस्याओं का समाधान अपने आप आसान हो जाएगा। पीठ की ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के 19 मई 2025 के उस फैसले के बाद शुरू की गई संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसमें देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े खतरों के मामले में निष्क्रिय दर्शक बने नहीं रह सकते और हाई कोर्टों के इन निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए। शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त सरकारी वकील OA चंदुरकर ने पुष्टि की कि राज्य की अनुपालन योजना में एबीसी कार्यक्रम शामिल है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने औरंगाबाद स्थित हाई कोर्ट के 57 एकड़ के परिसर का अपना अनुभव साझा किया और जहां पशु चिकित्सकों की एक टीम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी की थी। जस्टिस गुगे ने बताया कि अब उस परिसर में मुश्किल से 3-4 आवारा कुत्ते ही दिखाई देते हैं क्योंकि वहां कुत्तों की आबादी बढ़ना रुक गई है। अदालत ने कहा कि प्रशासन को व्यापक स्तर पर नसबंदी अभियान पर ध्यान देना चाहिए। आबादी की वृद्धि रोकने से रेबीज नियंत्रण और कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने का काम भी आसान हो जाएगा। पीठ ने कहा कि जब एबीसी कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा तो कुत्तों की संख्या में आगे वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद प्रशासन को मौजूद कुत्तों की नसबंदी सुनिश्चित करनी होगी और ये भी देखना होगा कि वे रेबीज से संक्रमित ना हो। अदालत ने कहा कि सबसे पहले कुत्तों की आबादी बढ़ने से रोकना जरूरी है, जिससे एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। अदालत ने आगे ये भी कहा है कि इसके बाद मौजूद सभी कुत्तों की नसबंदी और रेबीज से सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इससे उन्हें भोजन उपलब्ध कराने समेत अन्य व्यवस्थाएं भी आसान हो जाएगी। हाईकोर्ट ने मामले में अनुपालन के आगे की जानकारी मांगी और सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इसके साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.